मैं आदर्श गिरी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके हमारे अपने यूट्यूब चैनल करियर वे में। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपका जो प्रॉपर नोटिफिकेशन है आपको मिले और आपकी कोई भी क्लास छूटे ना। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे वेव यानी कि तरंग, और इसी के साथ में हम ध्वनि यानी कि साउंड भी पढ़ेंगे। एमसीक्यू होगा आपका, आंसर देने की कोशिश करिएगा, अगर आपको पता हो तो या ना पता हो तो भी आंसर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आंसर देने की कोशिश करिए और सभी लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे जितने लोग यहाँ पे देख रहे हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे है, ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यानी कि एकक इकाई कहते हैं यूनिट का उपयोग किया जाता है? डेसिबल, हर्ट्ज, वोल्ट, सेल्सियस। तो यहाँ पे आप सही आंसर बता सकते हो तो बताइए। ये एनटीपीसी परीक्षा 2017 में पूछा गया, मैंने इंक्लूड किया इस बात को। तो जो ध्वनि को मापने के लिए जिस इकाई का प्रयोग किया जाता है उसे डेसिबल कहते हैं। बात समझ में आ रही है? बहुत सारे लोग हर्ट्ज में कंफ्यूज थे, तो इससे जो हम करते हैं, हर्ट्ज में तरंगों की आवृत्ति को नापते हैं, तरंगों की आवृत्ति को नापते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें ध्रुवित की जा सकती हैं? यहाँ पे जो निम्न तरंगें दी गई हैं इनमें से कौन सी तरंगों को ध्रुवित किया जा सकता है? ऑप्शन ए, वायु में ध्वनि तरंगे। ऑप्शन बी, एक धागे पर अनुदैर्ध्य तरंगे। ऑप्शन सी, एक धागे पर अनुप्रस्थ तरंगे। ऑप्शन डी, प्रकाश तरंगे। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है प्रकाश तरंगे। जो प्रकाश की तरंग है ये एक प्राकृतिक अनुप्रस्थ तरंग है जिसको ध्रुवित किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आंसर देने की कोशिश करिए अगले प्रश्न का। ये एसएससी टीयर 1 में 2015 में पूछा गया है और ये एनटीपीसी 2016 में भी पूछा गया है। जगह नहीं था इसीलिए मैंने छोड़ दिया। तो देखिए क्वेश्चन है, आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है क्योंकि आर्द्र वायु में, प्रश्न को थोड़ा सा बदल देते हैं, आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है क्योंकि आर्द्र वायु में क्या होता है? आर्द्र वायु में शुष्क वायु की तुलना में दाब अधिक होता है। ऑप्शन बी, आर्द्र वायु में शुष्क शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। ऑप्शन सी, आर्द्र वायु में शुष्क वायु की तुलना में दाब कम होता है। ऑप्शन डी, शुष्क वायु की तुलना में घनत्व अधिक होता है। तो देखिए जो यहाँ पे सही आंसर है आपका वो है ऑप्शन बी, शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। अब इसका क्या चक्कर है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। जो ध्वनि का वेग होता है, जो ध्वनि का वेग होता है वो घनत्व पे डिपेंड करता है और वो भी डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी कि जो घनत्व है आपका अगर कम होगा तो ध्वनि का वेग ज़्यादा होगा, अगर घनत्व अधिक होगा तो ध्वनि का वेग कम हो जाता। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देख लें। तब तक हम आगे बढ़ते हैं और आप अगले प्रश्न का उत्तर जरूर दें क्योंकि ये प्रश्न कराया हुआ है। सेकेंडों का लोलक वह लोलक है जिसकी समय अवधि है। तो ये क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो बदला है, सिर्फ आपसे पूछ रहा है सेकेंड लोलक का टाइम पीरियड क्या होता है। तो जो सेकेंड लोलक का टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 सेकेंड। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है और ये आपका एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी तीनों का पूछा हुआ प्रश्न है। तो ध्यान रखिएगा, अलग अलग लैंग्वेज में पूछा जाता है बार बार आपसे। अगला प्रश्न देखिए, किसी पिंड की उस गति को क्या कहते हैं जिसकी कुछ समय के अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती है? किसी पिंड के उस गति को क्या कहते हैं जिसकी कुछ समय के अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती है? तो
ऑप्शन ए सरल हार्मोनिक गति, ऑप्शन बी दोलन गति, ऑप्शन सी आवधिक गति, ऑप्शन डी अनावर्तिक गति। तो देखिए जो यहाँ पे सही आंसर है आपका वो है ऑप्शन सी आवधिक गति या पीरियोडिक मोशन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है। हमने एक क्वेश्चन पढ़ाया था आपको ऑप्टिक्स में कि जो ब्लैक रंग होता है, काला रंग होता है, वो क्या करता है। तो यहाँ पे आप अगर वो कंसेप्ट याद है आपको तो यहाँ पे आप आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन ए केवल निम्न तरंग दैर्घ्य को अवशोषित करता है, ऑप्शन बी मध्यवर्ती तरंग दैर्घ्य को अवशोषित करता है, ऑप्शन सी केवल उच्च तरंग दैर्घ्य को अवशोषित करता है, ऑप्शन डी सभी तरंग दैर्घ्य को अवशोषित करता है। तो जो ब्लैक रंग होता है आपको पता है कि सभी चीज़ों को अवशोषित करता है, तो जो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका सभी तरंग दैर्घ्य। और ये एसएससी का 2011 का पूछा हुआ प्रश्न है और इसका लैंग्वेज चेंज करके कई बार ग्रुप डी में पूछा गया है। जो पिछला पेपर हो रहा था ग्रुप डी का उसमें कई बार पूछा गया था, बस लैंग्वेज चेंज हो रहा था। यहाँ तरंग दैर्घ्य की जगह लिख देता रंग, हरा रंग, नीला रंग, पीला रंग और लिख देता सभी रंग, तो होता आपका सभी रंग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आंसर देने की कोशिश करिए। पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है। यानी कि जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है इनमें से बताइए पराबैंगनी किरण में किसकी अपेक्षा ऊर्जा अधिक होती है। अवरक्त किरणों से ज़्यादा होती है पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा, या गामा किरणों से, या एक्स किरणों से, या अंतरिक्षी किरणों से। तो जो यहाँ पे सही आंसर है आपका वो है अवरक्त किरणों से, ऑप्शन ए यहाँ पे सही है आपका। परावैंगनिक किरणों में अवरक्त किरणों से अधिक ऊर्जा होती है जबकि गामा और एक्स किरणों से बहुत कम होती है। आगे बढ़िए अगला प्रश्न, किस विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में हाइड्रोजन परमाणु की लाइमैन श्रेणी आती है। किस विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में हाइड्रोजन परमाणु की लाइमैन श्रेणी आती है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस प्रश्न को देखे तक नहीं होंगे। ऑप्शन ए एक्सरे, ऑप्शन बी पराबैंगनी, ऑप्शन सी दृश्य, ऑप्शन डी अवरक्त। तो देखिए यहाँ पे जो लाइमैन श्रेणी है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की पराबैंगनी तरंग परास जो होती है रेंज में आती है। ठीक है, तो जो यहाँ पे आपका सही आंसर है वो है पराबैंगनी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो रेंज में आती हैं चुंबकीय क्षेत्र के रेंज में आती हैं, लाइमैन श्रेणी के चुंबकीय क्षेत्र के जो रेंज में आती हैं उन्हें बोलते हैं क्या, हाइड्रोजन परमाणु की लाइमैन श्रेणी। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़िए, और ये पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है, मैं अपने पास से उठा के नहीं लाया हूँ। ध्वनि नहीं गुजर सकती है, कहाँ से ध्वनि नहीं गुजर सकती है, इसका आंसर आप दीजिए। ध्वनि कहाँ से नहीं गुजर सकती है, स्टील से, या जल से, या निर्वात से, या वायु से। तो जो ध्वनि है, ध्वनि को चलने के लिए एक माध्यम की ज़रूरत होती है। निर्वात मतलब कोई माध्यम नहीं होता, निर्वात का मतलब कोई माध्यम नहीं। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा वो है सी, निर्वात में ध्वनि नहीं जा सकती है। जबकि ध्वनि जो सबसे तेज चलती है वो चलती है स्टील में, ठोस में। ठीक है, और इसी को थोड़ा सा प्रकाश अभी हम पढ़े हैं तो थोड़ा सा कोरिलेट कर दें। प्रकाश की चाल किसमें सबसे अधिक होती है, तो वो होता है निर्वात में, क्योंकि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों बातें समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से द्रव्यों को हटा दीजिए, निम्न में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। सबसे तेज ध्वनि किस में यात्रा करती है, वायु में, स्टील में, निर्वात में, या जल में। निर्वात में तो कर ही नहीं सकती है, निर्वात में तो कर ही नहीं पाती है। तो यहाँ पे सही आंसर जो है आपका वो है स्टील में। जो ध्वनि की चाल होती है सबसे अधिक स्टील में होती है। और ये रेलवे ग्रुप डी का एसएससी का पूछा हुआ प्रश्न है, इसको याद रखिएगा।
स्टील की जगह वो इस्पात करके आता है, इस्पात। तो याद रखिएगा 5000 के ऊपर होता है स्पीड इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आंसर देने की कोशिश करिए। एसएससी का ये भी पूछा हुआ प्रश्न है, देखिए नीचे कट रहा। निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? ध्वनि के वेग पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है, यही पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपका दाब, ऑप्शन बी तापमान, ऑप्शन सी आर्द्रता, ऑप्शन डी घनत्व। तो जो ध्वनि है उस पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। ध्वनि पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो दाब का प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि प्रेशर। याद रखिएगा ये एसएससी का और ग्रुप डी का पूछा हुआ प्रश्न है। मैं उन प्रश्नों को आज लेकर आया हूँ, वैसे तो रोज़ का मैं वही करता हूँ, प्रीवियस ईयर लेके आता हूँ, लेकिन आज मैं कोशिश किया हूँ कि जो एसएससी और रेलवे दोनों ने पूछा उसी को लेकर आऊँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए ये भी पूछा हुआ प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि अपेक्षाकृत तेज चलती है? मतलब जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है इनमें सबसे तेज ध्वनि किस में चलती है? आप आंसर दे सकते हैं, अगर पिछला क्वेश्चन आपने थोड़ा सा ध्यान से देखा हो तो। कार्बन डाइऑक्साइड में, या लोहे की छड़ में, या भाप में, या जल में। तो जो ध्वनि होती है लोहे की छड़, ये भी तो एक ठोस पदार्थ है, और इस्पात कह दें या स्टील कह दें, ठीक है, तो इसमें चल सकती है। तो सबसे तेज जो चलेगी वो चलेगी लोहे की छड़ में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही है, ये वाला, लोहे की छड़ में। और मैं आपको बता दूं कि लोहे की छड़ में जो ध्वनि की चाल होती है, यानी कि जो ठोस में ध्वनि की चाल होती है, वो होती है 5130 मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा, ये भी ग्रुप डी ने एक बार पूछ लिया था। देखिए जो इस्पात में ध्वनि की चाल होती है, जो लोहे की छड़ है एक इस्पात है, स्टील कह सकते हैं, ठोस कह सकते हैं, वो होती है 5130 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि जल में ध्वनि की चाल कितनी होगी, तो जो जल है उसमें ध्वनि की चाल होगी 1482 मीटर पर सेकेंड। दोनों याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, ये एसएससी का जो स्टेनोग्राफर का पेपर होता है 2011 में जो हुआ था, उसमें आया हुआ प्रश्न है। और ग्रुप डी का पेपर हुआ था जो पिछला वाला, उसमें मुझे याद नहीं आ रहा, शायद अक्टूबर में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो प्रश्न है आपका, ध्वनि का तारत्व, मतलब जो होता है तारत्व का पिच होता है, किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए आवृत्ति पर, ऑप्शन बी वेग पर, ऑप्शन, अच्छा ये थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, ऑप्शन सी तीव्रता पर, ऑप्शन डी आयाम पर। तो जो ध्वनि का वेग होता है, जो ध्वनि का तारत्व होता है, वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। और देखिए जो तारत्व जो है, पिच जो है, अगर बढ़ती है तो ध्वनि पतली होती है, अगर तारत्व कम होती है तो ध्वनि मोटी होती है। तो अब पूछा जाए कि जो औरतें होती हैं उनकी आवाज़ पतली क्यों होती है, तो उनका जो तारत्व होता है हमारी अपेक्षा अधिक होता है। बात समझ में आ रही होगी। इस प्रश्न को थोड़ा सा बदल के पूछा जाता है कई बार, तो दोनों चीज़ें याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आंसर देने की कोशिश करिए। ध्वनि तरंगों में निम्न में से कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती? जो ध्वनि तरंगे हैं उनमें कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती हैं? ध्वनि तरंगों की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए विवर्तन की घटना नहीं हो सकती, ऑप्शन बी परावर्तन नहीं हो सकता, ऑप्शन सी ध्रुवण नहीं हो सकता, ऑप्शन डी व्यतिकरण नहीं हो सकता। तो जो यहाँ पे आपका सही आंसर है वो है ध्रुवण, ऑप्शन सी। जो ध्वनि तरंगे हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, और जो ध्रुवण है केवल अनुप्रस्थ तरंगों में होता है। ध्रुवण का जो होता है अनुप्रस्थ में होता है, अनुप्रस्थ। जो लाइट एक अनुप्रस्थ तरंग है, लाइट में हो सकता है। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है, ये भी याद रखिएगा, अनुदैर्ध्य तरंग है, लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आंसर देने की कोशिश करिए। तंतु प्रकार के प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश
अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है। जो फिलामेंट होता है उसमें प्रकाश सबसे ज़्यादा किस रूप में होती है, यही पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए दृश्य प्रकाश के रूप में, ऑप्शन बी अवरक्त किरणों के रूप में, ऑप्शन सी परावैंगनिक किरणों के रूप में, ऑप्शन डी प्रदीप्ति प्रकाश के रूप में। तो जो आपका सही आंसर होगा वो होगा दृश्य प्रकाश के रूप में। जो फिलामेंट होता है प्रकाश के बल में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है, जिसको बोलते हैं प्रोमिनेंट लाइट। दृश्य प्रकाश को बोलते हैं प्रोमिनेंट लाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये प्रश्न बहुत ही शानदार है, आप आंसर देने की कोशिश करिए। देखिए, खुले पाइप से वायु धूमन कह लीजिए या वायु धमन कह लीजिए, किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए सम आयतनी प्रक्रिया का, ऑप्शन बी समदाबी प्रक्रिया का, ऑप्शन सी रुद्धोष्म प्रक्रिया का, ऑप्शन डी समतापी प्रक्रिया का। एसएससी 2015 का पूछा हुआ प्रश्न है, आप आंसर दीजिए। देखिए, जो खुले पाइप से वायु धमन में समदाबी प्रक्रिया का पालन होता है, समदाबी प्रक्रिया, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि जो पाइप के सिरे होते हैं खुले होने के कारण जो वायु होती है सीधे वायुमंडल के संपर्क में आती है, और जो दोनों ओर दाब होता है वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, तो इसको बोलते हैं समदाबी प्रक्रिया। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो एक बार ज़रा अगले क्वेश्चन को देखिए, और ये भी पूछा हुआ प्रश्न है 2018 का। पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित कर देती है? यानी प्रश्न है, और ये कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, एसएससी हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, और जियोग्राफी का प्रश्न है, भूगोल का ये प्रश्न है वैसे तो, लेकिन हम तरंग पढ़ रहे हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जो रेडियो तरंगें होती हैं कहाँ से टकरा कर वापस आती हैं, आप ज़रा बताने की कोशिश करिए। ऑप्शन ए आयन मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी मध्यमंडल, ऑप्शन डी बहिर्मंडल। तो एक बार मैं देख लेता हूँ किसका आंसर आता है। चलिए मैं बताता हूँ आपको, ये एसएससी 2008 में पूछा हुआ प्रश्न है, 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है, एनटीपीसी 2017 का पूछा हुआ प्रश्न है, ग्रुप डी अभी पिछला जो हो रहा था उसमें पूछा हुआ प्रश्न है। तो याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। जो सही आंसर है, रेडियो तरंग आयन मंडल से टकरा कर वापस आती हैं, और जो आयन मंडल होता है वो बीच का वायुमंडल होता है, जो 100 से 400 किलोमीटर के बीच का जो वायुमंडल होता है उसे बोलते हैं आयन मंडल। और जो रेडियो तरंगे होती हैं इनका उपयोग जो होता है रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन में होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जब कंपन स्वरित्र द्विमुज मेज पर रखा जाता है तो एक तेज ध्वनि सुनाई देती है, यह किस कारण से होता है? ये एसएससी का पूछा हुआ प्रश्न है, एफसीआई का 2012 का, और मैंने कोई चेंज नहीं किया इस प्रश्न में, सेम वैसे ही ला के आपके सामने फ्रेम कर दिया है। तो देखते हैं कौन आंसर देता है यहाँ पे। पहला ऑप्शन है परिवर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी प्ररोदित कंपन, और ऑप्शन डी अवमंदित कंपन। तो जो यहाँ पे सही आंसर है आपका वो है अवमंदित कंपन। और जो द्विमुज मेज पर रखा जाता है अगर कोई स्वरित तो तेज आवाज़ आती है, वो अवमंदित कंपन के कारण आती है। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न, ये भी एफसीआई 2012 का पूछा हुआ है। एमआरआई मशीन निम्न में से किस का प्रयोग किया जाता है? एमआरआई मशीन का प्रयोग एमआरआई मशीन जो होती है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? ध्वनि तरंग का, ऑप्शन बी एक्स किरण का, ऑप्शन सी प्रस्रव्य तरंग का, ऑप्शन डी चुंबकीय तरंग का। तो देखिए, जो एमआरआई है पहले उसका फुल फॉर्म जान लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसको बोलते हैं चुंबकीय अनुनाद चित्रण। चुंबकीय
अनुनाद अनुनाद चित्रण। ठीक है, अब हम प्रश्न का उत्तर देते हैं। आपका जो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका वो होगा चुंबकीय तरंग। जो एमआरआई मशीन होती है उसमें चुंबकीय तरंग का यूज होता है। फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, फुल फॉर्म भी कई बार पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ अगला प्रश्न देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का न्यूनतम स्तर क्या है? जब रात होती है तो जो आवासीय क्षेत्र है वहाँ पे कितना शोर कर सकते हैं हम और आप? तो इसका आंसर दीजिए। 45 डेसिबल, 55 डेसिबल, 75 डेसिबल, 80 डेसिबल। तो रात के समय हम कर सकते हैं 45 डेसिबल और दिन के समय कर सकते हैं हम 55 डेसिबल। ये दिन के समय। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न जो है थोड़ा सा अलग किया हुआ है, तो इसको कराने से पहले मैं आपको बता देता हूँ एक चीज़। जो यहाँ पे के लिखा है किलो, ठीक है, जो यहाँ पे के है ये किलो हर्ट्ज है। अगर 20 के एच जेड लिखा है इसका मतलब होगा कि 20,000। क्या होगा? 20,000। बात समझ में आ रही है? तो देखिए, अब यहाँ पे आप आंसर दे सकते हैं चीज़ों का। जो प्राश्रव्य तरंग होती है उसकी आवृत्ति कितनी होती है? तो सीधे आंसर आप याद रख सकते हैं कि 20,000 के ऊपर होती है, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न में हम थोड़ा सा इसको डिटेल कर देंगे। देखिए, अगला प्रश्न भी हम यहाँ पे रखें। ये प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? 0 से 5 हर्ट्ज, 6 से 10 हर्ट्ज, 11 से 15 हर्ट्ज और 20 से 20,000 हर्ट्ज। तो जो यहाँ पे मनुष्य को सुनाई देता है वो सुनाई देता है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। यानी कि जो पिछला ऑप्शन था 0 से 20 के एच जेड वो यही था। ठीक है, आपको ये वाला तो याद होगा शायद, लेकिन पिछला नहीं याद होगा, उसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, ध्वनि के नाप की यूनिट क्या है? जो ध्वनि है उसके नाप की यूनिट क्या है? न्यूटन है या डेसिबल है या सोन्स है या फॉन्स है? तो देखिए, रेलवे एनटीपीसी ऑफलाइन 7 अप्रैल 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है। अभी हम इसको शायद पीछे किए थे, लेकिन लैंग्वेज ये नहीं थी, लैंग्वेज बदल के पूछा जा रहा। तो जो ध्वनि के नाप की यूनिट है वो है डेसिबल, डीबी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए। प्रतिध्वनि इको का कारण क्या है? ध्वनि का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि का अवशोषण, ऑप्शन डी ध्वनि की चाल, स्पीड ऑफ साउंड। तो जो प्रतिध्वनि का कारण है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, वो है परावर्तन। देखिए, प्रतिध्वनि क्या होती है? जैसे कि यहाँ पे एक दीवार है, यहाँ से एक आदमी कुछ बोल रहा है और जब ये बोलेगा ऐसे, ये उसकी बोलने की आवाज़ जा रही है, तो ये आवाज़ यहाँ से टकरा के वापस आती है, जिसको गूंज कहते हैं। ठीक है, और इसको जो गूंज सुनाई देती है अपनी दोबारा से साउंड, उसे ही बोलते हैं हम इको। अगला प्रश्न देखिए, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल और ध्वनि श्रोता के बीच में न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। प्रश्न को एक बार फिर से समझिए। ये वो आदमी है और ये वो दीवार है, तो इसके बीच में कितनी दूरी होगी तब उसे इको यानी कि प्रतिध्वनि सुनाई देगी? न्यूनतम दूरी पूछी जा रही है। ऑप्शन ए 10 मीटर, ऑप्शन बी 17 मीटर, ऑप्शन सी 24 मीटर, ऑप्शन डी 30 मीटर। तो जो यहाँ पे सही आंसर है आपका वो है 17 मीटर। इसके बीच का जो दूरी होना चाहिए 17 मीटर मिनिमम होना चाहिए। अगर इससे कम होगा तो ये इको जो है सुनाई नहीं देगा, वो साउंड के साथ मर्ज हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है यहाँ पे, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? 1/5 सेकेंड, 1/10 सेकेंड, 1/20 सेकेंड, 1/2 सेकेंड। तो ध्वनि का प्रभाव मानव के कान पर 1/10 सेकेंड तक रहता है। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आपको वीडियो भी पसंद आ रही होगी। अगला देखिए, तरंगों का तीव्रता का अनुपात जो है 25:9 है,
ओहो, ये तो न्यूमेरिकल है। चलिए करा देते हैं एक न्यूमेरिकल भी आपको। तरंगों की तीव्रता का जो अनुपात है वो है 25:9। उनके विस्तार का अनुपात क्या होगा? तो देखिए हम इसको समझाते हैं आपको। मान लीजिए कि जो तरंग है उसकी तीव्रता है आई, तो जो उसका आयाम होता है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर। तीव्रता होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आयाम स्क्वायर के। तीव्रता दिया है 25/9। अगर यहाँ पे कांस्टेंट आता है तो यहाँ पे A1 होगा, यहाँ पे A2 होगा। इसका जब स्क्वायर होगा तभी तो ये 25 और 9 आया होगा। तो इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए तो वही आंसर होगा आपका 5/3, यानी कि 5:3 आपका सही आंसर है। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी 5:3। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। एक प्रश्न और देख लीजिए आप कि बहुत पूछा जाता है, शायद मैं अगला पार्ट लाऊंगा तो उसमें इंक्लूड करूंगा ज़रूर, कि एक्सरे की खोज किसने की? एक्सरे की खोज किसने की है? तो आपका आंसर होगा डब्ल्यू रोएंटगेन। क्या होगा? डब्ल्यू रोएंटगेन। तो इसको याद रखिएगा, बाकी मैं इसको इंक्लूड कर दूंगा अगले पार्ट में। तो देखिए हमारा ये तरंग का एक पार्ट है, तरंग और साउंड कर रहे हैं हम एक साथ में। और अब परेशान ना होइए, बस चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते जाइए। अभी जब मैं न्यूमेरिकल के 200 न्यूमेरिकल की सीरीज़ लेके आऊँगा आपके लिए, तो वहाँ पे जितने ये कंसेप्ट वाली थ्योरी हैं या फिर फॉर्मूले हैं वहाँ पे कराए जाएंगे। ये तो वो पार्ट हैं जिनको आप याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। इनमें कुछ लॉजिक नहीं लगाने हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट पीछे का बैकग्राउंड याद रख के चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। बाकी चीज़ें तो बोर्ड पे आपको बहुत अच्छे ढंग से सिस्टमैटिक तरीके से पार्ट वाइज ही कराई जाएंगी। अभी के लिए फ़िलहाल इतनी चीज़ें आप पढ़ते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होगा आपके ऊपर। जब एक साथ पढ़ेंगे तो लगेगा कि यार हमको तो कुछ आ ही नहीं रहा। इसीलिए आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों को पढ़ते रहिए, ताकि जब एक साथ पूरी चीज़ों को पढ़ेंगे उसमें थोड़ी बहुत भी पढ़ी हुई चीज़ें मिलेंगी तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आपको पता है कि सूरज सर ब्लड रिलेशन कैलेंडर ख़त्म कर चुके हैं और ब्लड रिलेशन का उनका मैराथन आने वाला है। तो पूरा सिलेबस कवर करेंगे आपका जो रीजनिंग का है, और बहुत ही जल्द आपकी मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। छोटी छोटी क्लासेस स्टार्ट होंगी, बहुत ज़्यादा नहीं, छोटे छोटे स्टेप में आपको पढ़ना होगा। इससे क्या होगा कि आपकी जो एक रिदम है वो टूटेगी नहीं। मतलब कि आप एक दिन में एग्ज़ाम नहीं कॉम्पीट कर रहे होंगे, आप डेली पढ़ रहे होंगे। तो वो आपने मोटिवेशनल स्पीच सुना होगा नज़दीक महेंद्र सिंह धोनी का, मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे उनका नाम ले रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।